नमस्कार छात्रों। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपको यूजीसी नेट या फिर एमपी सेट की पात्रता प्राप्त करनी होती है और एमपीपीएससी ने एमपी सेट के लिए एक नई तिथि 1 मार्च 2026 घोषित कर दी है। और इसके लिए हम रेगुलर बेसिस पर राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्रों, जिसमें मुख्यतः एमपी सेट के 2022 और 2024 के प्रश्न पत्रों को डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले 2022 के पेपर को 2 भाग में और 2024 के सेट के पेपर को भी 2 भाग में डिवाइड करने का हमने फैसला लिया, जिसमें एक भाग अपलोड कर दिया गया है और अगले 50 क्वेश्चन हम इस क्लास के माध्यम से समझेंगे और उनके प्रश्नों पर भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आगामी परीक्षा के लिए ये समझने में सहायता मिलेगी कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और हमको जो अपनी पढ़ाई करनी है उसको किस स्तर तक लाने की आवश्यकता है। मेरा नाम है पुनः प्रताप सिंह और मैं आपको राजनीति विज्ञान से संबंधित जो भी वीडियो होंगी मैं उपलब्ध कराऊंगा, आपके लिए लाभदायक रहेंगी। चलिए बढ़ते हैं हम आज की इस क्लास में। तो 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी हुई है। आज हम 101 से 150 तक जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस देश के साथ व्यापार समझौते में भारत ने पंचशील के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था? तो इसके ऑप्शन है यूएसएसआर, यूएसए, चीन या फिर ब्रिटेन। दोस्तों, पंचशील सिद्धांत की जब बात आती है तो सामान्यतः इसमें जो सबसे पहले जो देश शामिल है वह हमारा पड़ोसी देश चीन है। और इसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के राष्ट्रपति चाउ एन लाई के मध्य यह व्यापार समझौता होता है। और पंचशील सिद्धांत, इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ें, जिसमें भारत चाइना के साथ समझौता करता है कि हम एक दूसरे के साथ समझौते की वार्ता करेंगे, अनाक्रमण करेंगे, एक दूसरे को लाभ हो इस प्रकार के काम करेंगे, एक दूसरे की संप्रभुता का ख्याल रखेंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका चाइना या चीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। चीन ने आखिरकार सिक्किम को भारत द्वारा हड़पे गए एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब मानना बंद कर दिया? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि भारत द्वारा जो सिक्किम को विलय किया गया था तो चाइना ने कब इसको मान्यता दे दी कि सिक्किम भारत का राज्य है? क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है। इसके ऑप्शन है 1978, 1985, 1998 और 2004। देखिए, सिक्किम भारत का एक अभिन्न अंग है और इंदिरा गांधी के शासनकाल में सिक्किम को 1975 में भारत में शामिल किया गया था। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि वह संविधान संशोधन कौन सा था जिसके माध्यम से सिक्किम को भारत का एक अभिन्न अंग के रूप में भारत में शामिल कर लिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भारत द्वारा हड़पे गए एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में चाइना ने कब मानना बंद कर दिया? 2004 में। यानी 2004 से वो मानने लगा कि यह भारत का ही हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर है, जब रूस ने भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल संघर्ष पर भारत के रुख का समर्थन किया था तब रूस के राष्ट्रपति कौन थे?
कारगिल संघर्ष यानी 1999 की बात हो रही है। तो भारत का समर्थन कौन कर रहा है इस टाइम पर? रूस के राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन है आपके बोरिस एल्त्सिन, मिखाइल गोर्बाचेव, ब्रेजनेव या फिर व्लादिमीर पुतिन। तो जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि जो यूएसएसआर में जब विघटन हुआ और ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की जो नीति अपनाई थी वह मिखाइल गोर्बाचेव ने अपनाई थी। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बोरिस एल्त्सिन, क्योंकि बोरिस एल्त्सिन यूएसएसआर के विघटन के बाद रूस के प्रथम राष्ट्रपति थे और इन्होंने ही कारगिल संघर्ष में भारत के रुख का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 104 है, भारत ने उपमहाद्वीप में पड़ोसियों को एक तरफा रियायत देने का निर्णय लिया, यह किस नीति का प्रसंग है? देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप, क्योंकि जो भारत है वह दक्षिण एशिया में एक अपनी मजबूत स्थान रखता है और जो पड़ोसी देश हैं उनको सहायता पहुंचाना अपना बड़े भाई के नाते अपना फर्ज समझता है। और इसका संबंध इसलिए भी है कि अगर हम अपने पड़ोसी देशों को हेल्प करेंगे तो चाइना जैसे देश जो हमको भारत को घेरने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए वो सामरिक रूप से सहायता नहीं करेंगे, भारत की सहायता करेंगे। इसलिए उन्होंने एक तरफा रियायत देने की नीति जो अपनाई थी वह अपनाई थी गुजराल डॉक्ट्रिन या फिर गुजराल सिद्धांत के द्वारा। आई के गुजराल द्वारा इस नीति को निर्मित किया गया था और इसी संदर्भ में यह गुजराल सिद्धांत महत्वपूर्ण माना जाता है। लुक ईस्ट नीति नरसिम्हा राव सरकार के समय पर लाई गई थी। पंचशील सिद्धांत जो कि 1954 में लाए गए थे। गुटनिरपेक्ष नीति, जिसको किसी भी शीत युद्ध के टाइम पर यूएसए और यूएसएसआर के मध्य किसी भी समूह में शामिल ना होने के लिए कुछ देशों ने, जिनमें हमारा देश भारत, मिस्र, इंडोनेशिया जैसे देशों ने इसको प्रारंभ किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूर्व की ओर देखो नीति की शुरुआत के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, अभी हमने ऑप्शन पर चर्चा की थी, क्वेश्चन आ गया। तो लुक ईस्ट, पूर्व की ओर देखो, यानी कि जो हमारे भारत के पूर्व की ओर राष्ट्र हैं उनके तरफ हमारे व्यापारिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध और राजनीतिक संबंध निर्मित करने होंगे, क्योंकि कई बार हम महाशक्तियों के चक्कर में अपने जो छोटे पड़ोसी देश होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए हमको छोटे छोटे देश भी हमारे लिए एक पूंजी का काम करते हैं, क्योंकि अगर आपका पड़ोसी देश या फिर आपका पड़ोसी बेहतर है तो जो पड़ोस में रहेगा वही आपकी हेल्प करेगा, कोई दूर का शक्तिशाली व्यक्ति आपके साथ खड़ा नहीं होगा। तो ऑप्शन इसके नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। तो पूर्व की ओर देखो नीति के समय देश के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। 1992 के टाइम पर ये नीति आई थी, इसका आप ध्यान रखें। पड़ोसियों के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। वो कहते हैं कि आप अपने सभी संबंधों को बदल सकते हैं, आप अपने मित्र और शत्रु बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते। ऐसा उन्होंने पाकिस्तान के संदर्भ में कहा था। इसलिए उन्होंने, जब वह प्रधानमंत्री थे 1999 के टाइम पर, तो पाकिस्तान के साथ खूब पहल की कि यह हमसे अच्छे संबंध रखे और पाकिस्तान के लिए उन्होंने लाहौर तक एक बस यात्रा भी की थी, बस से गए थे वो। लेकिन होते ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और कुछ महीने बाद ही 1999 में युद्ध हो गया था, कारगिल युद्ध।
जो आपकी लुक ईस्ट नीति है, पूरब की ओर देखो नीति, इसी को नरेंद्र मोदी सरकार के समय एक्ट ईस्ट नीति में चेंज कर दिया था 2014 के समय। तो आप इसको तैयार रखें, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, पहली बार किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने, क्वेश्चन नंबर 106 है, पहली बार किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत का दौरा किया था? देखिए 26 जनवरी के समय पर जो गणतंत्र दिवस होता है उसमें जो कोई ना कोई सम्मानीय व्यक्ति आता है और उसको मुख्य अतिथि का दर्जा देते हैं। इसमें ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश। तो इसमें जो सबसे पहले जो राष्ट्रपति आए थे मुख्य अतिथि के तौर पर वो है बराक ओबामा। वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी वैश्विक स्तर पर उथल पुथल मचा रहे हैं, जो कि गंभीर संकट का रूप ले सकता है। वर्ल्ड वार 3 के रूप में इनकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। इन्होंने जो अभी वर्तमान में वेनेजुएला, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है और तेल निर्यातक कंट्री के रूप में ओपेक जो संगठन है उसका मेंबर है, और उनका जो किडनैप किया गया ट्रंप के द्वारा एक गंभीर और शर्मनाक अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की बात हो रही है। इसके अलावा अटलांटिक महासागर में रूस का एक तेल निर्यातक कोई जहाज़ भी इनके द्वारा किडनैप किया गया, सॉरी मतलब उसको बंधक बना लिया गया। ये जो गंभीर घटनाएं हैं ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए ठीक नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, मार्च 2022 में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP ने किस वैश्विक सूचकांक में भारत को 12वां स्थान दिया? तो ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन रहा होगा, जिसका उत्तर है आतंकवाद। यानी आतंकवाद के जो आंकड़े हैं उनमें कहीं ना कहीं भारत प्रताड़ित होता है, जैसे कि पहलगाम अटैक हुआ था। तो इसको आप नए सिरे से नए करंट अफेयर्स में इस प्रकार के क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 108, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय विदेश नीति के सिद्धांतों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय विदेश नीति में पंचशील भी शामिल है, गुटनिरपेक्षता भी शामिल है, शांतिपूर्ण अस्तित्व भी शामिल है, लेकिन शक्ति संतुलन शामिल नहीं है। तो वैश्विक स्तर पर चर्चा होती है ना शक्ति संतुलन को। तो शक्ति संतुलन क्या है? शक्ति संतुलन का मतलब होता है कि जब कोई भी विश्व स्तर पर द्विध्रुवीय या फिर एक ध्रुवीय शक्ति केंद्रित हो रही हो, तो उस टाइम पर या तो कुछ छोटे छोटे क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं या फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुटबाजी चलने लगती है, चाहे वो हथियार के तौर पर हो, हथियार इकट्ठे होने लगते हैं, या फिर कोई जैसे G20 है, या फिर यूरोपीय यूनियन है, या फिर वार्सो पैक्ट है, या फिर नाटो है। इस प्रकार के संगठनों के द्वारा इनको देखा जाता है। तो इसका उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 109 है, भारत की परमाणु नीति से संबंधित सिद्धांत हैं। तो नाभिकीय शस्त्रों का पहले प्रयोग नहीं, विश्वसनीय न्यूनतम निवारण, ये सिद्धांत है। इसलिए यह दोनों ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। भारत की परमाणु नीति कब बनी थी, कोई बताएगा? देखिए पहला परमाणु परीक्षण हुआ था इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी, मई 1974 में। उसके बाद जो अगला परमाणु परीक्षण हुआ था उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, मई 1998 में। तो आप मुझे बताएं कि परमाणु नीति कब बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G4 का सदस्य नहीं है, ग्रुप 4? ऑप्शन है आपके भारत, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान। तो इसके जो मेंबर हैं उसमें भारत, जर्मनी, जापान शामिल है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल नहीं है।
आप सभी संगठनों के बारे में डिटेल से अध्ययन कर लें। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सदस्य संख्या या फिर उनके सदस्यों के नाम। अगला क्वेश्चन 111, एक शास्त्रीय संघीय सरकार के निम्न लक्षणों में कौन सा लक्षण भारत में विद्यमान नहीं है? संघीय सरकार के निम्न लक्षणों में से कौन सा लक्षण भारत में विद्यमान नहीं है? आपके ऑप्शन है, सरकार के विभिन्न स्तरों में शक्तियों का विभाजन, एक लिखित संविधान, केंद्रीय व्यवस्थापिका में संघ की इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व, संघीय विवादों के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय। तो हम देखते हैं कि शक्तियों का विभाजन भी किया गया है। आर्टिकल 50 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि शक्तियों का विभाजन किया जाएगा, एक लिखित संविधान भी है और संघीय विवादों के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई है। लेकिन हम देखते हैं कि जो संघ की इकाइयां हैं, यानी राज्य की बात कर रहा है, 28 राज्य हैं, तो सभी के लिए समान सीटें नहीं है ना। लोकसभा में अलग अलग सीटें हैं सभी राज्यों की। जबकि अमेरिका में ऐसा देखा जाता है कि अगर वहाँ 50 स्टेट हैं तो 50 स्टेट के लिए दो दो सीटें, यानी कि 100 सीटें वहाँ पर रखी जाती हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 112 है, राष्ट्रपति किनको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं? तो लोकसभा के सदस्यों के बहुमत के नेता को, राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत के नेता को, राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत के नेता को, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो सामान्य परंपरा है उसके अनुसार जो प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं वह लोकसभा के सदस्यों के बहुमत के नेता को, यानी आपके राज्यसभा में बहुमत नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन लोकसभा में बहुमत होगा तभी आपको देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है उसका क्रमांक क्या है, 15, 16, 17, 18 क्या है, बताएं मुझे। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस योजना की सिफारिश के अनुसार किया गया था? संविधान सभा के इलेक्शन हुए थे ना, तो वो किस योजना के तहत हुए थे? ऑप्शन है आपके, क्रिप्स योजना, बेवेल योजना, माउंटबेटन योजना, या फिर कैबिनेट मिशन योजना। देखिए, यह क्वेश्चन काफ़ी डाउट पैदा करता है कुछ लोगों को, क्योंकि क्रिप्स योजना और कैबिनेट मिशन योजना में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा इसको संविधान सभा के चुनाव कराए गए थे। क्वेश्चन नंबर 114 है, इसमें से आपको विषम को चुनना है। इसके ऑप्शन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय महिला आयोग। आप अपना माइंड चलाइए कि इनको क्या विषम हो सकता है, इसमें क्या अलग हो सकता है। भाई सभी आयोग है ना, इसमें से क्या है नया? चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या इसमें विषम है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक अधिनियम के तहत स्थापित हुआ एक कमीशन है। उसी प्रकार मानवाधिकार आयोग भी एक अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था 1993 में। लेकिन जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो कार्यालय है, जिसको कैग बोलते हैं, यह एक संवैधानिक निकाय है, इसलिए यह इन सभी चारों में से अलग है। ओके, जो कि आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख किया गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स के बताएं, कमेंट में बताएं कि वर्तमान में कैग कौन है भारत का। ओके, इसके अलावा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भी आप वर्तमान में जो हैं उनके नाम जरूर सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए, जो सेट की परीक्षा होती है इसमें आपका
जो सब्जेक्ट है वह 100 क्वेश्चन का आता है, और उसमें जो कट ऑफ रहता है लगभग उसमें जो पहला प्रश्न पत्र होता है 50 क्वेश्चन का, उसको भी मिलाकर लगभग 100 के प्लस नंबर आपको लाने होते हैं। यदि आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको 100 प्लस तो लाना ही होगा, क्योंकि जो एमपीपीएससी की गतिविधि चल रही है उसके अनुसार देखा जाए तो जो पीएससी का कंपटीशन है वह प्रोफेसर परीक्षा में शिफ्ट हो रहा है। इसलिए आपको पुराने प्रश्न पत्रों के साथ निरंतर प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। और यदि आपने हमारे इस सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे द्वारा जो विभिन्न परीक्षाएं क्वालिफाई की गई हैं उसका आपको अनुभव जरूर मिलेगा। नेट एग्ज़ाम 2 बार, सेट, एमपी टेट जो वर्ग 1 का एग्ज़ाम होता है वो भी क्वालिफाई किया हूँ। एमपीपीएससी में 3 वर्ष के मुख्य परीक्षा में शामिल होने का जो अनुभव है वो भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप साथ में बने रहें, जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर कर दें, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी संवैधानिक संस्था भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देती है? क्वेश्चन नंबर 115 है। तो उसके ऑप्शन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय चुनाव आयोग, लोकसभा या फिर विधि मंत्रालय। तो राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? इसमें अधिक दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जो इलेक्शन कमीशन है यही इसको मान्यता प्रदान करेगी। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 116। इसमें सही जोड़ी मिलाने के लिए है। अनुच्छेद 243 ए क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत से संबंधित जो आर्टिकल दिए हैं उनके प्रावधानों से सही जोड़ी मिलानी है। तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मिलाइए आप सही जोड़ियाँ। तो 143 का हो जाएगा आपका ग्राम सभा। 243 बी का क्या हो जाएगा? पंचायतों का गठन। 243 सी हो जाएगा आपका पंचायत की संरचना। सीटों का आरक्षण हो गया आपका 243 डी। ऐसे करके आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप सभी आर्टिकल जो कि पंचायतों से संबंधित है, नगर पंचायत से संबंधित है, नगरीय सुशासन से संबंधित है, उनको आप तैयार कर लें, पूछे जाते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 117 है, विदेशों से ऋण लेने के संदर्भ में भारतीय राज्य क्या कर सकते हैं? इसका क्वेश्चन देखते हैं 117। तो विदेशों से ऋण ले सकते हैं, राज्यपाल की आज्ञा से विदेशों से ऋण ले सकते हैं, आपातकाल में विदेशों से ऋण ले सकते हैं, या फिर विदेशों से ऋण नहीं ले सकते। तो विदेशों से ऋण लेने के संदर्भ में भारतीय राज्य विदेशों से ऋण नहीं ले सकते हैं, यानी कि केंद्र सरकार ले सकती है लेकिन राज्य नहीं ले सकते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यपाल के संदर्भ में सही नहीं है? इसको जरूर पढ़ लिया करें, नहीं है या है, सही है, गलत है, क्या है। ऐसे में आपके कई बार अगर हम जल्दीबाजी करते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसलिए ऐसा ना करें, ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपके 1 या 2 प्रश्न से आपकी पूरी साल खराब हो जाती है। अगला इसका जो 118 की ऑप्शन है, राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है? तो होता है भाई। राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, बिल्कुल होता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है, राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, या फिर राज्यपाल राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
तो इसमें जो आपके ऑप्शन है MPSC ने ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को इसका उत्तर माना था, यानी ये दोनों इसके उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 119, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के संदर्भ में सही नहीं है? राज्यसभा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन है इसके सदस्य राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, तो बिल्कुल चुने जाते हैं। यह संसद का स्थायी सदन है, जी हाँ, क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता है, जबकि जो इसके सदस्य होते हैं 1/3 वो प्रति 2 वर्ष में अपने पद से हट जाते हैं। ऑप्शन सी है यह लोकसभा के समान ही शक्तियाँ एवं स्थिति रखता है। ऑप्शन डी है भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो भाई लोकसभा के समान शक्तियाँ नहीं होती राज्यसभा के पास, इसके पास कुछ सामान्य शक्तियाँ होती हैं। लोकसभा के पास बहुत अधिक शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा और 14 दिन के अंदर यदि राज्यसभा उस पर कुछ संशोधन या विचार पेश करती है तो लोकसभा उसको मान सकती है, नहीं भी मान सकती है। तो इस तरीके से लोकसभा के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? तो राष्ट्रपति के पास सलाह प्राप्त करने की शक्ति होती है, वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह प्राप्त कर सकता है। तो कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 144 या फिर अनुच्छेद 145। तो इसमें जो आपके ऑप्शन है उनमें आपका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका अनुच्छेद 143, 143। इसके माध्यम से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। लेकिन ध्यान रखें, इसमें राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए वह बाध्य नहीं है सर्वोच्च न्यायालय, और वह राष्ट्रपति उस सलाह को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। क्वेश्चन नंबर 121 है, स्वाधीनता के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, जिसके प्रमुख उद्देश्य थे उत्पादन को अधिकतम बढ़ाना, जिससे राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके, संपत्ति और आय की विषमता को समाप्त एवं गरीबी निवारण किया जा सके, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति हो, बाजार व्यवस्था को मजबूत करना। तो इसमें क्या उत्तर हो जाएंगे आपके? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपके पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हो जाएंगे, क्योंकि हमने भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। बाजार व्यवस्था को मजबूत करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली के प्रधानमंत्री के द्वारा जारी की गई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 2002 में कौन थे प्रधानमंत्री? हम सबको पता है कि 2004 तक NDA की सरकार थी और उस समय देश के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो आप ध्यान रखेंगे भारत की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुई? 2002 में। ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैश्वीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है आपके, भारत में वैश्वीकरण से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है, बिल्कुल मिला है भाई। भारत के मध्यम वर्गीय उपभोक्ता विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं, जी हाँ। भारत में उच्च तकनीकी का निर्यात बढ़ा है, तो बिल्कुल बढ़ा है भाई। उच्च तकनीकी आती है तो उससे हम जो भी चीज़ें निर्मित करते हैं उससे हमारे बाजार की इम्पोर्टेंस बढ़ती है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। भारत में धर्म और राजनीति की अंतःक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंथ निरपेक्ष राजनीति का मार्ग कमजोर हुआ है, तो ये सही हो जाएगा।
फिर धर्म के आधार पर पृथक राज्यों की मांग की जाती है, तो ये भी होता है। यह राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक नहीं होता है। हाँ, राष्ट्रीय एकता में इसमें कोई समस्या नहीं है। तो इस संदर्भ में आपका जो 124 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2। अगला क्वेश्चन 125, भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन की घोषणा भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शन है 1991, 1990, 1992, 1993। तो इसके लिए जो आयोग गठित करने की जो घोषणा की गई वह की गई थी 1990 में। अगला क्वेश्चन है 126, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके मॉरिस जोन्स, रजनी कोठारी, सुभाष कश्यप या ग्रैनविल ऑस्टिन। देखिए इसमें आपके जो उत्तर हो जाएगा कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के जो लेखक हैं वो हैं उसमें रजनी कोठारी। इसके अलावा ग्रैनविल ऑस्टिन जो भारतीय जो संघवाद को उसको क्या कहते हैं, सहकारी संघवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना समाज सुधार हेतु किस राज्य में की थी? तो इसको जो ऑप्शन हो जाएंगे तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इन्होंने जो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी वो की थी महाराष्ट्र। इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा दिलाने में, महिलाओं को सशक्त बनाने में काफ़ी योगदान दिया। उन्होंने बालिका विद्यालय भी खोला था। तो ये सब महत्वपूर्ण है इनके लिए। ज्योतिबा फुले जी की एक पुस्तक का नाम है गुलामगिरी, इसको भी आप तैयार रखें, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, भाषा के आधार पर भारत में गठित प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है। और इससे जो जुड़े हुए हैं एक नेता जिनकी मृत्यु के बाद यह स्टेट बना था, पोटी श्रीरामुलु। थोड़ा सा नाम इसको आप ध्यान रखें। क्वेश्चन 129 है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सिकंदर बख्त। तो अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने भारत में दल बदल विरोधी कानून को लागू किया? ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन, 61वां संशोधन, 73वां संशोधन या फिर 86वां संविधान संशोधन। तो 86वां संविधान संशोधन आपके शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ है। 73वां संविधान संशोधन स्थानीय सुशासन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो आपका उत्तर है वह है 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल को कम करने के लिए दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। उसमें राजीव गांधी की सरकार थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 131, जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं बनाया जाता है तब तक इसके विज्ञान होने का दावा खोखला ही बना रहेगा। यह कथन किसका है? एडविन स्टीन, ड्वाइट वाल्डो, रॉबर्ट डहेल, टी.एन. चतुर्वेदी। तो इसके जो ऑप्शन है उसमें से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट डहेल। ऐसा कह रहे हैं कि जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं बनाया जाता है तब तक इसके विज्ञान होने का दावा खोखला ही बना रहेगा। अगला क्वेश्चन है लोक प्रशासन से संबंधित है 132 क्वेश्चन नंबर, पॉल एच एप्पलबी के अनुसार लोक प्रशासन निजी प्रशासन से 3 आधारों पर भिन्न है।
निम्नांकित में से कौन सा एक उनकी योजना प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है राजनीतिक चरित्र, उद्देश्य, प्रभाव एवं विचार की व्यापकता, लोक जवाबदेहिता, लेखांकन एवं लेखा परीक्षण। तो इसमें जो ऑप्शन है आपके, इसमें निजी प्रशासन और लोक प्रशासन को किस आधार पर भिन्न कर रहे हैं एप्पलबी, और जो इनमें से एक शामिल नहीं है, इसमें लेखांकन और लेखा परीक्षण शामिल नहीं है। इसका आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 133 है, पारिस्थितिकी उपागम के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। इसके प्रणेता फ्रेडरिक्स हैं जी, इसके प्रणेता फ्रेडरिक्स हैं। फिर है आपका, यह बेबेरियन प्रतिमान के निकट है, यह गलत हो जाएगा। यह अध्ययन की अंतर अनुशासनिक विधि है, जी हाँ, इसके प्रवर्तक एल्टन मेयो है, नहीं है, गलत हो जाएगा। यह मानव संबंध विचारधारा के निकट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 1 और 3। इसके प्रणेता फ्रेडरिक्स हैं और यह अध्ययन की अंतर अनुशासनक विधि है। अगला क्वेश्चन है आपका 134, नव लोक प्रबंधन की अवधारणा को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। निम्नांकित में से कौन सा एक विकल्प नव लोक प्रबंधन का पर्याय नहीं है? ऑप्शन है उत्तर नौकरशाही प्रतिमान, उद्यमी शासन, उदार प्रशासन, बाजार आधारित लोक प्रशासन। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें उत्तर हो जाएगा आपका उदार प्रशासन। जबकि उत्तर नौकरशाही प्रतिमान, उद्यमी शासन और बाजार आधारित लोक प्रशासन नव लोक प्रबंधन की अवधारणा से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन 135, निम्नांकित में से कौन सा लोक प्रशासन पर वैश्वीकरण के प्रभाव में शामिल नहीं है? ऑप्शन है आपके भौगोलिक सीमाओं से ऊपर बुद्धिजीवियों की बढ़ती भूमिका, बढ़ते आर्थिक उदारवाद के कारण विनिमयों की बढ़ती अप्रासंगिकता, नागरिक चेतना का उच्च स्तर, लोक एवं निजी प्रशासन के मध्य घटती असमानताएं। क्वेश्चन नंबर 135 है आपका, इसका क्या उत्तर हो जाएगा बताएं, विचार करें। तो इसमें क्या शामिल नहीं है? तो इसमें आपका शामिल नहीं है बढ़ते आर्थिक उदारवाद के कारण विनिमयों की बढ़ती अप्रासंगिकता और बहुराष्ट्रीय निगमों का घटता प्रभाव। भाई इनका प्रभाव बढ़ रहा है ना वैश्वीकरण में। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 136, संगठन में उत्पन्न संघर्षों को रचनात्मक बनाने या समाधान करने के लिए मैरी पार्कर फोलेट ने 3 विधियां बताई हैं। निम्नांकित में से कौन सी विधि उसके द्वारा बनाई गई योजना का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है आपके प्रभुत्व, विभाजन, समझौता, एकीकरण। तो इसमें विभाजन इसका हिस्सा नहीं है, बाकी प्रभुत्व, समझौता और एकीकरण मैरी पार्कर फोलेट की संघर्ष को रचनात्मक बनाने में सहयोग करती है। इसके ऑप्शन आप ध्यान रखें और क्वेश्चन को रिपीट देखिए। पेपर में कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आप इनको ज़रूर पढ़ें और रिवीजन करें। आप इसको सुन भी सकते हैं, बार बार भी सुन सकते हैं, कम से कम 2-3 बार तो हमको सुनना ही चाहिए, क्योंकि आप जो एक बार पढ़ते हैं वह कुछ समय तक ध्यान में रहता है, उसके बाद भूल जाता है, इसलिए रिवीजन इम्पोर्टेंट रहता है। क्वेश्चन 137, संप्रेषण संचार के बारे में चेस्टर बर्नार्ड के विचारों में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? देखिए, इसको क्वेश्चन को आसानी से पढ़ के नहीं निकलना, उसको दिमाग में रखना है क्या पूछ रहा है वो। ऑप्शन इसके संचार एवं सत्ता अंतर संबंधित अवधारणाएं हैं। सत्ता वह संचार है जिसे सदस्य स्वीकार करते हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा प्रेषित संचार की 3 श्रेणियां होती हैं। सत्ता और संचार के विषय में बर्नार्ड और फ्यूल के विचारों में समानता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 138, अभिप्रेरणा से संबंधित निम्नांकित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सिद्धांत दिए हैं, विचारक दिए हैं, कौन सुमेलित नहीं है? एकात्मक द्रव्यात्मक सिद्धांत F.W. टेलर से जुड़ा हुआ है। द्विघटक सिद्धांत ये क्या है? सुमेलित नहीं है। जबकि आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत अब्राहम मैस्लो का है। प्रत्याशा सिद्धांत ब्रूम का है। तो अब्राहम मैस्लो की आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत क्या है कि भाई सबसे पहले व्यक्ति को अपनी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद फिर सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं होती हैं, फिर सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, फिर उसको कुछ आत्म संतुष्टि के लिए कुछ उसकी आवश्यकताएं होती हैं। उसके बारे में अब्राहम मैस्लो बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है, यह कथन किसका है? हर्बर्ट साइमन, पीटर ड्रकर, चेस्टर बर्नार्ड, मार्च। तो पीटर ड्रकर कहते हैं कि प्रबंधक जो कुछ भी करता है वह निर्णयों के द्वारा ही करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विकास प्रशासन की विशेषता नहीं है? परिवर्तन उन्मुखी, बाजार उन्मुखी, परिणाम उन्मुखी, कार्यकुशलता उन्मुखी। तो क्या शामिल नहीं है इसमें? तो इसमें बाजार उन्मुखी विकास प्रशासन की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का एजेंडा बिंदु नहीं है? ऑप्शन है प्रभावी और कुशल प्रशासन, सत्ता के प्रयोग में स्वेच्छाचारिता, परिणाम उन्मुखी प्रशासन, भ्रष्टाचार रहित प्रशासन। तो सुशासन का एजेंडा बिंदु क्या नहीं है? तो इसका ऑप्शन बी, सत्ता के प्रयोग में भाई स्वेच्छाचारिता थोड़ी करोगे आप, मनमानी थोड़ी चलेगी। मनमानी करेंगे तो सुशासन थोड़ी हो जाएगा, वो फिर कुशासन हो जाएगा, वो निरंकुश शासन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, लोक लेखा समिति का भारतीय राजनीतिक जीवन में उदय 1896 के किस आयोग की सिफारिशों के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है बेलबी आयोग, बिटले आयोग, असेस्टन समिति, प्लॉडेन समिति। तो 1896 के बेलबी आयोग के द्वारा लोक लेखा समिति का संबंध से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रशासनिक संस्कृति की विशिष्ट विशेषता नहीं है? ऑप्शन है पद सोपान, व्यक्तिगत उन्मुखीकरण, सत्ता का देवीकरण, समानता। भारतीय प्रशासनिक संस्कृति, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा समानता। समानता नहीं होती है प्रशासन में। आप देखते हैं कि ऊपर से नीचे तक कर्मचारियों के अलग अलग पद होते हैं, उनके अलग अलग कर्तव्य होते हैं, उनके वेतन भत्ते अलग होते हैं। वहाँ पर एक अनुशासन का क्रम देखा जाता है। जो सीनियर ऑफिसर होता है उसके लिए सैल्यूट करना, ये सब चीज़ें होती हैं, या फिर उनके लिए कुछ अलग से अधिकार प्रदान किए जाते हैं। शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था? राइट टू एजुकेशन, जो कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए विद्यार्थियों के लिए यह प्रदान किया गया था। 86 में संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया था और इसको लागू किया गया था आपको ऑप्शन डी, अप्रैल 2010 से इसको लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्थान की स्थापना की गई थी? तो भाई इसकी स्थापना में काफ़ी विवादित रहता है, कभी कभी महाराष्ट्र और उड़ीसा भी ऑप्शन में रहते हैं, लेकिन 1971 में महाराष्ट्र में इसको सबसे पहले स्थापित कर दिया था। हमारे मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संस्थान की स्थापना 1982 में हुई थी, इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है
संथानम समिति की स्थापना किस सामाजिक समस्या के निवारण हेतु की गई थी? संथानम समिति 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी और केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार निवारण के लिए काम करता है। तो संथानम समिति का संबंध भ्रष्टाचार को समाप्त करने या उसका निवारण करने के लिए समिति की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 147 है, ई गवर्नेंस में 4 प्रकार की परस्पर क्रियाएं होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परस्पर क्रिया सही नहीं है? ऑप्शन इसके हैं सरकार से नागरिक, सरकार से व्यवसाय, सरकार से कर्मचारी, सरकार से न्यायालय। तो इसके जो ऑप्शन हो जाएंगे उसमें आपका क्या सही नहीं है? तो भाई सरकार से न्यायालय जैसी कोई भी ई गवर्नेंस में प्रक्रिया नहीं होती है। देखिए दोस्तों, चैनल अभी नया है और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अभी आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। आप सहयोग करेंगे तो हम सबके साथ एक बेहतर संपर्क के साथ जुड़ पाएंगे और आगे आपके लिए विभिन्न प्रकार के जो भी कंटेंट उपलब्ध कराने में आपके लिए सहायता रहेगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ऐसी आपसे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत ग्राम सभा सामाजिक संपरीक्षा करती है? क्वेश्चन नंबर 148 है, तो इसमें धारा पूछ ली उसने। देखिए, अभी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या जो योजना है इसका नाम सरकार ने चेंज कर दिया है और उसमें जो पहले की योजना है मनरेगा, उसमें पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, वर्तमान में बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार करने की सरकार की मंशा है और उसका जो नाम चेंज किया गया है विकसित भारत जी राम जी योजना, ऐसा नाम चेंज किया है। इसके अलावा इसमें जो 60:40 के रूप में बजट डिसाइड किया गया है, यानी 60% हिस्सा केंद्र सरकार देगी और 40% हिस्सा राज्य सरकार देगी। जबकि इसके पहले जो योजना थी मनरेगा, उसमें पूरा जो योगदान है इस योजना को चलाने का वो केंद्र सरकार का होता था। ऐसा उसमें कुछ चेंज किया गया है जो कि काफ़ी अभी संसद में गर्मा गर्मी का माहौल था इससे, इसलिए ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, आप उसको तैयार कर लेंगे। 148 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 17। क्वेश्चन नंबर 149 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन MGNREGA के संबंध में सही है? मनरेगा के बारे में उसने पूछा है। तो यह एक वर्ष में कम से कम 100 दिन की रोजगार की कानून की गारंटी उपलब्ध कराता है। रोजगार का स्वरूप आकस्मिक शारीरिक श्रम होगा, यानी आपको कोई भी अकुशल श्रम करना पड़ेगा। कार 5 किलोमीटर के अंदर स्थित होना चाहिए। इसके अलावा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो भाई इसमें सभी जो प्रावधान हैं वह मनरेगा योजना के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रश्न पत्र का, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम मॉडल का अवयव है? नागरिक चार्टर, लोक शिकायत निवारण, सेवा डिलीवरी क्षमता, उपरोक्त सभी। तो सर्वोत्तम मॉडल जिससे कि सुशासन स्थापित हो, जिससे पारदर्शिता स्थापित हो, जिससे सरकार में जवाबदेहिता पैदा हो, ऐसे मॉडल को हम सर्वोत्तम मॉडल कहते हैं और उसमें ये सभी प्रावधान शामिल हैं। ऑल ऑफ दीज इसके ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों, आज हमने जो 2024 का सेट राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र हुआ था उसको हमने डिस्कस किया। इसके पहले इसके 50 क्वेश्चन हम पहले भाग में पूरी कर चुके हैं। आप उसको प्लेलिस्ट में जाके MPSET UGC नेट वाले पोर्टल पर जाके आप देख सकते हैं।
उसमें हमने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से नेट के लिए भी कुछ वीडियो उपलब्ध कराए हैं, तो आप उनको देखें और लाभ उठाएं। इसके अलावा आप 2022 का सेट का प्रश्न पत्र भी देख सकते हैं कि उसके क्वेश्चन कैसे आए थे, उसका हमने डिटेल करके डाल दिया है। आगे भी आपको सेट के लिए राजनीति विज्ञान के विभिन्न टॉपिक पर वीडियो उपलब्ध कराएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर दें और वीडियो लाइक कर दें। चलिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहिए। जय हिंद, जय भारत।